तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर स्टार के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर मोरोसा के बारे में और जानने वाले हैं उसके एबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिरकार क्यों एक ऐसी एबिलिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है जिसे कहते हैं 10 मिलियन क्लोन टेक्निक, जिससे कि मोरोसा अपने मिलियंस ऑफ क्लोन को बना सकता है। लेकिन इन सारे क्लोन्स को होने के बावजूद भी आखिरकार अभी तक मोरोसा ओरिजिन कंटेंट में शांत क्यों बैठा है, जबकि उसके पास 10 मिलियन क्लोन्स टेक्निक है, जिसके हिसाब से वो अपने 10 मिलियन क्लोन्स टेक्निक को यूज करके पूरे ओरिजिन कंटेंट में हाहाकार मचा सकता है, वहां के लोगों को मार के उनको डिवोर करके अपने आप को अल्टीमेट लेवल तक ले जा सकता है। तो आखिरकार ऐसी क्या रीजन है जिसके कारण अभी तक मोरोसा अपने आप को रीस्ट्रेन करके रखा है, अपने आप को रोक कर रखा है। चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। अब जो लोग नए हैं तो उन्हें सबसे पहले मैं मोरोसा के बारे में बता देता हूँ। तो मोरोसा असल में एक सेक्टर बीस्ट है, मान लो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जैसा, लेकिन उसकी पावर गॉडली लेवल की है, जिसे यूनिवर्स ओरिजिन ने खुद से बनाया होता है ताकि वो पूरे यूनिवर्स ओरिजिन में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको डिवोर कर सके और उन्हें डिवोर करने के साथ ही उसकी पावर भी बढ़ती जाती है। और बात करें इसकी एबिलिटीज की तो इसके पास 10 मिलियन क्लोन्स बनाने की टेक्निक है जो कि इसे अपने 6 लेवल में आने के बाद मिली होती है और साथ में इसके पास इनविंसिबल और फॉर्मलेस की पावर होती है, जिससे कि वो अपने ऑरा को कंप्लीटली हाइड कर सकता है और वो किसी के भी रूप में बदल सकता है। मीन्स वो लू फेंग के आइडेंटिटी को भी ले सकता है, उसकी वाइफ गोल्डन हॉर्न बीस्ट किसी के भी रूप में आ सकता है और इसके पास और भी कई ज़्यादा टेरिफाइंग एबिलिटीज होती है। और जबकि नॉवल में आपने देखा ही कि कैसे गॉड किंग के लेवल पे आने के बाद उसकी एबिलिटीज और भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। बताया जाता है कि इसके पास एक और पावरफुल टेक्निक होती है जिससे कि वो अपने ही जैसे लेवल 6 बीस जितने पावरफुल बंदे को ब्रीड कर सकती है। और साथ में इसके पास एक और एबिलिटी होती है जो कि इसे गॉड किंग लेवल के बाद मिली होती है, जो होती है कर्स की टेक्निक। अब इस कर्स की टेक्निक से वो किसी को भी कर्स दे सकता है, श्राप के जैसा, जिससे कि वो धीरे धीरे मरने लगेगा और मरते हुए वहां पे वो बंदा री इनकारनेट भी नहीं कर सकता है, मतलब कि वो बच ही नहीं पाएगा। तो चलो बात करते हैं रीजन के बारे में कि आखिरकार क्यों मोरोसा अपने इस सबसे पावरफुल 10 मिलियन क्लोन्स टेक्निक को अभी तक यूज नहीं किया, जबकि वो इसे यूज करके पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। तो सबसे बड़ा कारण है और मेन कारण है लू फेंग ने ही उसे रोक रखा है। जब से ओरिजिन कॉन्टिनेंट में वो आए हुए हैं तब से लू फेंग ने उसे एक भी बार अपने सेक्टर बीस्ट के थोड़े से भी पावर को भी यूज करने से मना किया है, क्योंकि लू फेंग जानता है कि अगर मोरोसा के आइडेंटिटी के बारे में किसी को भनक तक लगी तो समझे उनका खेल खत्म हो गया। और अभी लू फेंग भले ही सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग बन चुका है और इस पावर से वो अल्टीमेट लेवल वाले बंदे को भी टक्कर दे सकता है, लेकिन फिर भी उसे इस यूनिवर्स के काफी सारे पावर हाउस के बारे में पता ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे पावरफुल डार्क फोर्सेस जो कि आगे हमें सीरीज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो 10 मिलियन क्लोनिंग टेक्निक है वो असल में भागने के लिए बनाई गई है। अब आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि जो 10 मिलियन क्लोन टेक्निक है उससे वो मोरोसा अपने ही जितनी पावरफुल बीस्ट को क्रिएट करके 10 मिलियन क्लोन्स को बना सकता है, मतलब हर एक बीस्ट के पास सेम टू सेम मोरोसा के ओरिजिनल बॉडी के जैसी ही पावर होगी। तो ऐसा साफ गलत है। सीरीज में बताया गया था कि मोरोसा के पास जो 10 मिलियन क्लोनिंग टेक्निक होती है वो असल में भागने के लिए होती है, मतलब वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां पर वो सिर्फ भाग ही पाए, वो सामने वाले बंदे को मार ना पाए, तो वो अपने इस टेक्निक को यूज करके वहां से निकल सकता है। लेकिन अभी के फिलहाल में वो गॉड किंग के सेकंड लेवल पे है, अगर वो इस टेक्निक को यूज करेगा तो यहाँ पे इन सारे बंदों को रिस्ट्रेन तो कर सकता है, मतलब कि वो गॉड किंग के लेवल 1 वाले बंदे को तो रोक कर रख सकता है, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें मार नहीं सकता। गॉड किंग के फर्स्ट लेवल वाले बंदे भी उन सारे क्लोन्स को इजिली डिस्ट्रॉय रखने की पावर रखते हैं, इसलिए यहाँ पे वो यूज करना ही बेवकूफी होगी। लेकिन इस टेक्निक को काउंटर किया जा सकता है, जिसके दो तरीके हैं अभी के फिलहाल सीरीज में देखी जाए। पहला ये कि पहला तो लू फेंग को ही मार दो, अगर लू फेंग नहीं बचा तो मोरोसा तो खाक ऐसे भी नहीं जिंदा रहने वाला। और दूसरी ये कि मोरोसा को ही मार दो, अगर मोरोसा के मेन बॉडी के मतलब सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो वहां पर उसकी जो बाकी के 10 मिलियन बॉडीज थे वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और ऐसा हमें ओरिजिन यूनिवर्स में भी बताया गया था, जहाँ पे लू फेंग को इन सारी चीज़ों के बारे में पता थी। अगर वहाँ पे वो लेवल 6 में पहुँच जाता तो लू फेंग के पास एक ही टेक्निक थी जिससे कि वो सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता था, ताकि वो इस आने वाले कैलेमिटी से
अपने यूनिवर्स को बचा सकें। तो इसी के साथ आपने इस वीडियो को समझ लिया, लेकिन इसी के साथ मैं एक फैन थ्योरी देने वाला हूँ। मैं स्वैलो स्टार के नॉवल को काफ़ी डीपली पढ़ चुका हूँ, उसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे आगे आने वाले क्या होने वाले हैं उसके बारे में कुछ स्पॉयलर्स या फिर फैन थ्योरी जो मैंने खुद से बनाई है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो, आगे चल के आज आपने एपिसोड्स में देख रखा है कि लू फेंग की फाइट और भी पावरफुल फोर्सेस से होंगी, मतलब कि गॉड किंग के अल्टीमेट लेवल वाले बंदे और ऊपर के लेवल वाले बंदों से भी होगी, जहाँ पे हो सकता है कि उस वक्त तक मोरोसा अल्टीमेट लाइफ फॉर्म्स तक आ चुका हो और लू फेंग को बचाने के लिए उसे अपनी सेक्टर बीस्ट के आइडेंटिटी को रिवील करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने अभी तक देख रखा है कि अभी तक उतना भी ज्यादा फाइट का माहौल नहीं बना है, काफी ज्यादा शांति है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आगे चलकर एक ऑल आउट बैटल होने वाला है, एक फुल क्लोन बैटल होने वाला है, जहां पे लू फेंग पे बहुत ही मेजर फोर्सेस अटैक करेंगे और उस वक्त लू फेंग की पावर भी कम पड़ने लगेगी। लू फेंग बहुतों को संभाल तो लेगा, लेकिन बहुत ही लोगों के होने के कारण लू फेंग वहां पे उन सबको नहीं संभाल पाएगा, जिसके कारण मोरोसा को बीच में आकर रोकना पड़ेगा और वो अपनी फाइनली पावर को रिवील करेगा इस पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के सामने। अब यहाँ पे जबकि मोरोसा अपने पावर को रिवील कर देगा, लेकिन उस वक्त तक उनकी पावर इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वाले पावरफुल फोर्सेस को तो मारने में कामयाब हो जाएंगे, उन सबको चुन चुन कर मार सकते हैं, लेकिन केज वर्ल्ड की बाहर का जो दुनिया मौजूद है जहाँ पे गॉड किंग के लेवल के भी ऊपर वाले बंदे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर वो भी इंतजार कर रहे हो, क्योंकि केज के बाहर वाले बंदे तो अंदर आएंगे तो उनकी पावर सप्रेस होकर केओस लेवल तक ही रह जाएगी, तो वो उन सबको तो बड़ी आसानी से मार देंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ पे लू फेंग और मोरोसा को फिर से री इनकारनेट होकर उस केज वर्ल्ड से बाहर निकलना पड़ेगा, जहां पे फिर से वो पावरफुल फोर्सेस लू फेंग और मोरोसा का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि सब लोग एक सेक्टर बीस्ट की पावर को जानते हैं कि कैसे उसे सिर्फ खिलाकर ही स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हमें ऐसा ही कुछ दिखे, या फिर हो सकता है कि वहां पर एक और फैन थ्योरी में बताता हूं, अब ध्यान से सुनना। अब हो सकता है कि आगे चलकर लू फेंग मारा जाए, लू फेंग को इतना मार दिया जाए कि उसे री इनकारनेट करना पड़े, लेकिन इस री इनकारनेशन प्रोसेस में मोरोसा मरने वाला नहीं है, क्योंकि लू फेंग जिंदा होगा। लेकिन ये हो सकता है कि री इनकारनेट होने के बाद मोरोसा सोल स्लेव से आजाद हो जाए, क्योंकि हमें सीरीज में बताया भी गया कि लू फेंग अगर री इनकारनेट करने की कोशिश किया तो मोरोसा सोल स्लेव खत्म हो जाएगा, मोरोसा आजाद पंछी बन चुका होगा। और आगे चल के हो सकता है कि मोरोसा वर्सेस लू फेंग में भी बैटल हो सकती है, क्योंकि मोरोसा काफी ज्यादा गुस्सा होगा, और जबकि वो सेक्टर बीस्ट है तो उसे डिस्ट्रॉय ही करना आता है। मोरोसा और लू फेंग में फाइट होगी, वहां पे मोरोसा को बाद में एहसास होगा, फिर से लू फेंग उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ मैंने बताई है। आपकी क्या थ्योरी है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं भी उसको कवर कर दूंगा अपने चैनल पे। तो मिलते हैं किसी और नए फैन थ्योरी में और स्वैलो स्टार के ऐसे ही बेहतरीन कहानी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।